हेलो दोस्तों, आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसको हम पढ़ेंगे। आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हुआ, पीसीएस का हुआ, यूपीएससी का हुआ, अगर आप ये सब करते हैं तो आपको पहले क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी एकदम अच्छे से आनी चाहिए। इससे आपका बेस मजबूत होता है। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपकी एनसीईआरटी फाउंडेशन को मजबूत कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। अब इसमें जैसे रसीदा एक लड़की का नाम है और वो बैठी अखबार पढ़ रही थी। उसने वहाँ पर 100 साल पहले लिखा देखा, तो वह जानना चाहती है कि इतने वर्ष पहले कोई कैसे जान सकता था कि ये इतना समय हुआ। जैसे कि वो जानना चाहती थी कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ, ये हम लोगों को कैसे पता चलता है। आइए इसका हम पता लगाएं। तो इसका कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। हम आज के समय में रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार पढ़ सकते हैं। इसके साथ जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं या कोई चीज़ स्मृति है या उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए हम गीतों के माध्यम से जान सकते हैं, कहानियाँ सुन सकते थे या हिस्ट्री इतिहास को पढ़ सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक शिकारी को कहते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ये सब हम अतीत के माध्यम से करते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सब हम अतीत के बारे में बात करें। आज से 100-200 साल, 400 साल, 500 साल पहले की बात करते हैं। अब ये जानने के लिए कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1, पृष्ठों में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो आइए इसमें हम नर्मदा नदी देखते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो नर्मदा नदी ये रही, ये देखिए आपको दिख रही होगी नर्मदा नदी। इसमें कह रहा है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। किस नदी के? नर्मदा नदी के इस तट पर लोग रहते थे। तो अब हमारे लिए एक की पॉइंट्स यही हुआ। हमें जैसे नोट्स में लिखना है, अगर हमें नोट्स बनाना है तो हम यहाँ लिख सकते थे कि पहले लोग कई लाख साल पहले लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभी लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब है जो मतलब अच्छे खाद इकट्ठा कर सकते थे, खा सकते थे, उन्हीं को कहते हैं संग्राहक। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी आसपास नर्मदा नदी के आसपास के जो भी जंगल थे, विशाल संपदा मतलब जो जंगल वगैरह थे, उनसे ये लोग परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहाँ से संग्रह किया। संग्रह का मतलब होता है कि यहाँ से इकट्ठा किया करते थे। वो जानवरों का आखेट मतलब शिकार करते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब तुम उत्तर पश्चिम, अब इसमें हमें उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्तन पहाड़ी को। तो ये रह गया भारत का उत्तर साइड, ये पश्चिम साइड, ये दक्षिण का साइड है और ये पूर्व का साइड है। तो उत्तर पश्चिम का, इसका मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो यहाँ पे हमें सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अब सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियाँ ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछिए, आपके लिए यह की पॉइंट है कि सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी, तो वो गेहूँ और जौ। और कब उगाई गई थी? आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व। और कहाँ उगाई गई थी? तो सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों पर। ठीक है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इसका मतलब उन्होंने गाय, बैल और भेड़, बकरी इन सबको पालतू बना। जब धीरे धीरे मानव का विकास होना शुरू हुआ, तब उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, पालना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता बताना। अब देखिए इसमें उत्तर और ये हुआ पूर्व। आपको मैप का पता होना चाहिए। आप मैप साथ में रखिए, इससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। अब उत्तर और पूर्व में
गारो पहाड़ी है, तो उसके लिए गारो पहाड़ याद है। और मध्य भारत का मतलब होगा बीच में, जहाँ मध्य प्रदेश साइड में, तब मध्य प्रदेश भारत के बीच में है ना, इसीलिए उसका नाम मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ी है, मध्य भारत में कहा है सॉरी, तो विंध्य की पहाड़ी यहाँ है मध्य भारत में। ये ऐसे अन्य क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ, ये भी मतलब सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बाद में, मतलब इसके बाद में यहाँ पर हुआ था, इसमें कोई नहीं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, यहाँ पर कृषि का विकास, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाएगा। देखिए सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों पर गेहूं और जौ जैसी फसलें सबसे पहले उगाई गई थी। यानी खेती की अगर शुरुआत की बात करें तो सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों पर हुई। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई, तो गारो तथा विंध्य पहाड़ियों पर हुई, जहाँ मतलब चावल की पहली बार खेती हुई। वो स्थान विंध्य के उत्तर में थे, समझे, विंध्य जैसे विंध्य क्षेत्र याद है, तो विंध्य के उत्तर में थे, यानी इस साइड के क्षेत्र थे जहाँ चावल उगाया गया था। यानी विंध्य पहाड़ी यहाँ है, इसके उत्तर के क्षेत्र में चावल उपजाना शुरू हुआ था। आप जैसे देखिए सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना, अब ये भी हम मानचित्र में देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये रही सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी। सहायक नदी उस नदी को कहते हैं जो मुख्य नदी में आकर मिलती है। जैसे गंगा की सहायक नदियाँ यमुना है, वैसे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? देखिए झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, ये सब सिंधु नदी को, ब्यास नदी को नहीं भी कह सकते हैं क्योंकि सतलज नदी है, लेकिन आप सतलज नदी, इन चार नदियों को सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। सही, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ से ये सहायक नदी किसे कहते हैं, ये की पॉइंट्स आप याद रखिएगा, और आप चाहें तो इसका छोटे आपको हम नोट्स बनाना बताएंगे। आप धीरे धीरे हम जो वर्ड्स बोलते हैं हम बताएंगे आपको कि क्या मुख्य है, क्या परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसका नोट्स बना लीजिए। तो आप उसका छोटा छोटा नोट्स चाहें तो बना सकते हैं, और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप अगर नहीं बनाना चाहते नोट्स तो उस पर आप टिक लगा लीजिए, मतलब उसको हेडलाइन कर लीजिए, ठीक है। अब ये होगी सिंधु की सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि एक मुख्य नदी होती है जिसमें आकर कई नदियाँ मिलती हैं, जो नदी मिलती है तो वो उस मुख्य नदी की सहायक नदी कही जाती है, ठीक है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फैले हुए, यानी आज से 4700 साल पहले, 4700 वर्ष पूर्व कहा है, ईसा पूर्व नहीं कहा है। अगर ईसा पूर्व कहता तो अभी जैसे 2000 तक का चल रहा है, इससे तब 2000 साल हम माइनस कर देते, तब उसे ईसा पूर्व यानी 2700 ईसा पूर्व तक हम कहते। लेकिन अभी 2000 इधर का भी जोड़ेंगे और 2700 उधर का भी, तो टोटल 4700। क्यों? क्योंकि हम ईसा मसीह की जन्म तिथि से लेकर गिनते ना, तो ईसा मसीह के जन्म से अब तक 2000 वर्ष बीत चुके हैं, और उसके पहले को ईसा पूर्व कहते हैं। तो लेकिन इसमें ईसा पूर्व नहीं लिखा, इसमें सिर्फ वर्ष पूर्व लिखा, आप समझिए। तो वर्ष पूर्व के लिए आपका 2000 समय और पीछे का भी जो इतना समय रहा 2700 साल, दोनों को काउंट करेंगे तो 4700 साल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 47, यानी 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फैले हुए, यानी जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियाँ, इसी के किनारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो जैसे शहर ही विकसित हुए हैं, वही ये कह रहा है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी अब से अगर ईसा पूर्व देखें तो 500 वर्ष पूर्व, और अगर आपका वर्ष कितना वर्ष हुआ तो इसको 2500 वर्ष हुआ। यानी सबसे पहले कहाँ शहर फले फूले, सिंधु नदी उसकी सहायक नदी, उसके बाद गंगा तथा उसकी सहायक नदी और समुद्र के तटवर्ती इलाकों में, जैसे गंगा नदी याद है, यहाँ से गंगा नदी निकल आई है हिमालय के गंगोत्री से, तो यहाँ से गंगा नदी का यहाँ जो शहर विकसित हुए थे वो शहर 2500 वर्ष पूर्व विकसित, और यहाँ जो शहर सबसे पहले विकसित हुए वो 4700 वर्ष पूर्व हुए, ठीक है। गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। अब गंगा नदी तो याद रही, और सोन नदी ये रही जो गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री से निकलकर अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं। इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। यानी गंगा के दक्षिण में, यानी ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी के दक्षिण के साइड, इधर के साइड में जो मतलब प्राचीन काल में जो क्षेत्र था उसे मगध कहते थे, जो आज के बिहार में पड़ता है उसको मगध के नाम से जानते थे, यानी गंगा नदी के दक्षिण का साइड। तो ये सब तो 2500 वर्ष पूर्व हुए थे, लेकिन जो बड़े सबसे प्राचीन शहर थे वो सिंधु नदी के किनारे हुए थे, विकसित हुए थे।
इसके शासक बहुत शक्तिशाली, किसके? मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित। आप जानते ही होंगे मगध एक विशाल राज्य था। अब हम धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, क्लास 7 के एनसीईआरटी में, 8 के एनसीईआरटी, जब हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे तब उसमें आप मगध के बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें भी ज़्यादा वाइड नोट्स मत बनाइए, बहुत बड़ा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे की पॉइंट्स बनाए रखिए, बस वही हमारे लिए बेहतर है और कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम बड़े बड़े नोट्स बनाएंगे तो उसको बाद में रिवाइज करना में दिक्कत होगी, इसीलिए अभी से छोटे छोटे नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, एडवांस बुक को पढ़ेंगे, तब इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। इसीलिए भी आप एनसीईआरटी लेवल तक ही नोट्स बनाएं और उसका रिवीजन करें, पढ़ें। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको फिर 1-2 दिन बाद ना, कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और उसको रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे या हेडलाइन किए रहेंगे तो उसको रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की थी, मतलब मगध के अलावा भी कहे तो हम बताया था हमने आपको कि 16 महाजनपद थे उस समय, प्राचीन समय में, जो गंगा नदी के क्षेत्र में और उसके सहायक नदी के में विकसित हुए थे। तो वो जो प्राचीन नगर थे वो और भी, मतलब ऐसे कई राज्यों में, यानी देश के हर हिस्सों में, कई हिस्सों में बटे हुए थे 16 जनपद। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप जैसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, तो पहले का अखंड भारत जो था वो सभी भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब तो अलग अलग कई देश बढ़ गए हैं, लेकिन पहले जब सब एक था तो उसको अब भी वही नाम उसका है, भारतीय उपमहाद्वीप, पूरे महाद्वीप को लेकर कहा जाता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण जोखिम भरी यात्रा थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। ये मतलब यात्राएं जो होती थी, लोग पहले तो उतने साधन थे नहीं, बैलगाड़ी थी, घोड़े थे, ऊँट थे, इन सब से, या पैदल ही लोग जिनके पास नहीं होता था, यात्रा इधर भारत के अन्य हिस्से से दूसरे हिस्से तक करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जा, जब पहले के टाइम पर समय लोगों के काम की तलाश होती थी या कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ आ गई, ये सब आती थी, तब उन्हें मजबूरी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। या कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। या पहले के टाइम पर जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो मतलब किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जब सेनाएं जाती थी, उनके साथ भी लोगों को जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरा स्थान जाते रहते। यानी जो व्यापारी लोग थे वो व्यापार करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गाँव से दूसरे गाँव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। मतलब जो धार्मिक गुरु होते थे वो भी आप लोग जानते हैं प्रवचन देने के लिए या लोगों को शिक्षा देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। कस्बा जो होता है, कस्बा उसे कहते हैं जो गांव से बड़ा होता है, मतलब थोड़ा बड़ा क्षेत्र जो हो गया उसको कस्बा कहते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा की। जैसे आज के टाइम पर हम लोग घूमने जाते हैं, वैसे ही पहले के टाइम पर भी कुछ लोग होते थे जो नए स्थानों की चाह में उत्सुकतावश यात्रा करते। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यानी जब लोग यात्रा करते हैं तब उन्हें एक दूसरे के विचार, अब हम जैसे यहाँ से यात्रा करके भारत के दक्षिण साइड चले गए या पश्चिम साइड चले गए, तो वहाँ के लोगों की भाषा, शैली, उनका रख रखाव, पहनावा और हमारे पहनावे में बहुत अंतर होता है। तो हमें उनके बारे में कुछ जानने को मिलेगा, उनको हमारे बारे में कुछ जानने, इससे मतलब थोड़ी अदला बदली होती है, यही होता है। अब फिर क्वेश्चन आया कि आज लोग यात्राएं क्यों, पहले का टाइम में तो ये रहा यात्रा करने का कारण, आज के टाइम पर लोग यात्रा क्यों करते हैं। अब फिर से मानचित्र एक को देखिए, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण, यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप है, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। और ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, यानी जिन्होंने ये सोचा कि हम इन सीमा को पार करें, उन्होंने ऐसा कर दिखा। वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, यानी विदेशी मतलब जो थे वो भी यहाँ आए इस उपमहाद्वीप में और अब यहीं रह गए।
इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया, यानी कुछ जैसा हमने बताया कि कुछ उधर से सीखा, कुछ इधर से सीखा। कई सौ वर्षों के से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जैसा क्या कहा, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं तो वो एक दूसरे के पहनावे से, उनके रख रखाव से, जैसा हमने बताया था कि एक दूसरे के मतलब पहनावे शैली को अपनाते रहे। जैसे हमने उनका कुछ अपनाया, हमें अच्छा लगा, उन्होंने हमारी शैली में कुछ अच्छा लगा, संस्कृति में कुछ अच्छा लगा, उन्होंने अपनाया। तो ऐसी अदला बदली हो जाती है, जिससे एक मिश्रित संस्कृति भी उभर सकती है। मिश्रित संस्कृति मतलब कि दोनों संस्कृतियों की मिली जुली, जैसे उसके कुछ त्यौहार या संस्कृति, कुछ रख रखाव, पहनावा हुआ, खान पान हुआ, ये एक दूसरे से मतलब इधर की और उधर की जब एक दोनों एक में मिल जाती, उसे ही मिश्रित संस्कृति कहते हैं। जैसे देश के नाम हैं, देश के नाम में हमने अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे हम अपने देश भारत के लिए इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग। अब आपको पता है कि ये शब्द कहाँ से आए? इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब जैसे एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा, तो जैसे एटलस हमारा था, एटलस वही, ये देखिए ईरान और यूनान इस साइड में पड़ता है, इधर है। अब आप एटलस ले लेंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगी, इसीलिए तो हमने कहा था कि मानचित्र ले रहिए। एटलस ईरान और इराक इस साइड पड़ते हैं, ठीक है। तो वही कहा है इसमें। अब इसमें कहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों, जैसे ये भारत हो गया तो उत्तरीय रहा, पश्चिम इस साइड, वही ईरान और इराक इस साइड पड़ता है। आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस कहा। जैसे यूनानियों ने सिंधु जो नदी है उसको हिदोस अथवा इंदोस, आप उसे चाहे हिदोस कहिए या इंदो, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। जैसे सिंधु नदी है, देखिए याद है, ये सिंधु नदी है, ये रही, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सिंधु नदी है, तो इस सिंधु नदी को उन्होंने हिंदोस अथवा इंदोस कहा। अब ये नदी है, तो इस नदी के ये साइड का पूर्व पड़ा, तो इस साइड के पूर्व ये प्रदेश जो आज का हमारा भारत है, इसको इन्होंने इंडिया शब्द कहा, ठीक है। भूमि प्रदेश को इंडिया का। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता है। उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम के साइड में पहले के समय जो कबीलों में लोग रहते थे वैदिक काल में, उस समय वहाँ उस समूह के लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, यानी जो संस्कृत की आरंभिक कृति मतलब रचना है जो, वो ऋग्वेद में भी इस समूह का उल्लेख मिलता है, यानी भारत शब्द का उल्लेख मिलता है। लगभग 3500 वर्ष पुरानी, यानी ऋग्वेद 3500 वर्ष पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए हुआ, जब इस समूह के लिए इसका भारत नाम का उपयोग होता था, बाद में इसके अपने इस देश के लिए भारत शब्द का उपयोग होने लगा, ठीक है। ये रहे हमारे देश का नाम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया शब्द भारत को कैसे मिला और भारत शब्द भारत को, हमारे देश को कैसे मिला, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब फिर वही क्वेश्चन जैसे है अतीत के बारे में कैसे, जैसे रसीदा ने क्वेश्चन किया था, वैसे ही यहाँ भी है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अब इसके लिए कई तरह है कि जैसे अतीत के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उनको पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि, जैसे प्राचीन समय में जो पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, उनसे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है कि लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, बच्चे क्या करते थे, क्या खेलते थे, ये सब। तो पांडुलिपि मतलब ये हाथ से लिखी जाने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाला शब्द मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जिसका शब्द लैटिन शब्द मेनू और जिसका अर्थ है हाथ से निकला है, ठीक है। मेनू मेनू मैन्युस्क्रिप्ट,
ये मेनू जो शब्द है ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ हाथ से है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों एक ताड़पत्र होता है, ठीक है, मतलब ताड़ के वृक्ष से जो प्राप्त किया जाता है, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नाम के पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र, भोज पेड़ से जो मिलता है उसको भोजपत्र कहते हैं। इस पर पहले के समय में इसी पर लिखी जाती थी पांडुलिपि। जैसे यह लिखा है, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का ये जो पांडुलिपि आप देख रहे हैं ये ताड़ पत्र से लिखी गई है, ठीक है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। यानी ये जो पांडुलिपि 1000 साल पहले, यानी जैसे आज 2000 चल रहा है तो इसके यानी एक सन 1000 के आसपास का है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। जब आज के समय तो सिल देते हैं या पेंच लगा देते हैं, पहले के टाइम पर उनको बांधते थे क्योंकि ये सब सुविधाएं नहीं थी। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते। ये जो है ये भूर्ज से बनी, और ये जो यहाँ पर बताया गया है ये ताड़पत्र के बारे में बताया गया, ठीक है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई। यानी जब आक्रमणकारी आए तो उन्होंने बहुत सी पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया ताकि हम अपने अतीत के बारे में न जान सकें। और ये कागज़ के होने के कारण इनको कीड़ों ने कुछ को खा लिया। लेकिन फिर भी आज भी कुछ पांडुलिपियाँ उपस्थित हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिर और बिहारों में प्राप्त, बिहार मतलब बौद्ध धर्म में जैसे ज्ञान के लिए, स्थल के लिए, जैसे हम मंदिर में जाते हैं इसे बिहार कह सकते हैं वहाँ पे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं की जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आज सभी के विषय की चर्चा मिलती। यानी धार्मिक मान्यताएं क्या थी लोगों के व्यवहार कैसे थे, राजा का जीवन कैसा था, औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। यानी उस समय बौद्ध धर्म के समय ये प्राकृत भाषा प्रचलित थी, आम लोग की भाषा थी, या जिसे यहाँ पर लिखा प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब यहाँ आप इसका नोट्स बना सकते हैं, पांडुलिपि किसे कहते हैं, ठीक है, ये किससे बनती है, पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ये सब आप लिख लीजिए। इसी छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। हम अभिलेखों का अभिलेख वो होते हैं जो पत्थर पर उकेरे जाते थे। ऐसे लेख अब पत्थर यानी ऐसे लिखे हुए पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मतलब लिखे गए मिलते हैं। ये जो लिखे गए हैं कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करता कि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। पहले के समय में राजा लोग ऐसा काम करवाते थे, खासकर आम लोग भी कुछ कराते थे कि ताकि लोग उनके निर्देशों को, उनके आदेशों को, उनके मतलब व्यवहारों को देख सकें, पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। ऐसे कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों यानी राजा और रानी के अलावा भी कई स्त्री और पुरुष भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण शब्द आप याद रखिए कि उसको मतलब लिखवाते थे, ठीक है। जैसे शासक लड़ाई में अर्जित मतलब इकट्ठा किया हो विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यानी जो शासक होते थे, राजा महाराजा होते थे, वो जो लड़ाई लड़ते थे उसमें अर्जित जो विजय यानी विजय जो प्राप्त करते थे उसका लेखा जोखा मतलब उसको ऐसे ही उत्कीर्ण करवा कर रखते थे कि मतलब लोग आगे जान सके, उनको इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके कि वो इस विजय में करते थे। अब जैसे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिए रहते हैं इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको बहुत जानकारी मिल सकती है। आप इसके बारे में पता कराने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पहले जैसे ये देख लीजिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त। अफ़गानिस्तान में एक स्थान है कंधार, तो ये जो अभिलेख है ये 2250 साल पुराना है और यह अभिलेख वहीं से प्राप्त होता है। कहाँ से? कंधार से, अफ़गानिस्तान में। यह अभिलेख अशोक नामक शासक ने बनवाया, ठीक है। यह अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण है। ये जो अभिलेख है ये अशोक के अभिलेख हैं, इन्होंने ही उत्कीर्ण करवाया था।
इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। हाँ, जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे क्लास 7th में, तब इसके बारे में आप और अच्छे से पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि से है, ठीक है, उसे ही लिपि कहा जाता है। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। यानी लिपि जो होती है वो अक्षर से छोटे छोटे, जैसे कैसे का हो गया, का एक अक्षर है, ठीक है। संकेत का मतलब प्रतीक, इन दोनों से मिलकर बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग, जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब वो एक भाषा हो जाता है, ठीक है। यह अभिलेख, ये जो अभिलेख है इस क्षेत्र में यानी कंधार में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। अब वापिस हम इस टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? इसके बहुत से लाभ थे। लाभ ये थे कि लोग जान सकें कि उस टाइम में क्या होता था, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, उन्हें क्या राजा ने या शासक ने क्या आदेश दिए, इस सब के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती है? ऐसा करवाने में कठिनाई आती थी कि भारी भारी पत्थर पर लिखे जाते थे। इनको अगर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाने में या कुछ करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो यही सब है कठिनाई इसके बारे में, और अगर आप चाहें तो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। अब ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब ये सब आप ज़रूर लिख लीजिएगा कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं। यानी जो अतीत में जो वस्तुएं थीं उनका अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। यानी पुरातत्वविद, आपने नाम सुना होगा, पुरातत्वविद वो होते हैं जो अतीत के सामानों का, अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कब की है, किस चीज़ से बनी है, ये क्या मतलब किस और इशारा करती है, ये सब, ठीक है, वही कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये हैं, ये बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पत्र है। बाएं साइड मतलब बाएं साइड ये जो है पात्र है, ठीक है, सॉरी पात्र है, प्राचीन समय का पात्र है। पात्र मतलब बर्तन है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होते हैं। यानी 4700 साल पहले जब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जो थीं उसके किनारे जो नगर फूले थे उस समय मतलब इन पात्रों का प्रयोग होता है। दाएं तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये जो दाएं तरफ है ये चांदी के सिक्के हैं, चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता है। 2500 वर्ष पूर्व, इसका मतलब जब गंगा उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगर विकसित हुई, महाजनपद हुई वो, ठीक है। अब हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से सिक्का किस प्रकार भिन्न है? आज के जो सिक्के हम लोग यूज करते हैं वो गोलाकार मतलब वृत्ताकार होते हैं, ठीक है, और वो चांदी से नहीं बने होते और ये चांदी का बना है। तो ये दोनों में अंतर, और ये वृत्ताकार भी नहीं है, तो यही दोनों भिन्नताएं हैं इसमें। अब पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते। अभी हमने बताया ना कि जो पुराने टाइम की चीज़ें होती थी उनका अध्ययन ये लोग करते थे। वही औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्तिकृत छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अब वे इन सब का अध्ययन करने के लिए छानबीन भी करते हैं उस वस्तु की, और उसके लिए खुदाई भी करते हैं। जहाँ से प्राप्त होती है वहाँ की मतलब एक खुदाई भी करते हैं कि अंदर इसके और भी कोई चीज़ मिल सकती है जो किसी भी कारण से दब गई हुई मिट्टी के अंदर। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ये पहले के टाइम के बने थे तो जल्दी नष्ट भी नहीं होती। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जैसे पहले के टाइम बहुत सारे, जैसे ईसा से पूर्व के समय में इतने अन्न वगैरह नहीं होते थे, ऐसे आदि मानव लोग थे, तो वो लोग मतलब जानवरों का शिकार भी करते थे। इसीलिए ये जानवर, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढने का भी प्रयास करते हैं। इससे पता चलेगा कि लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के उससे बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। जो वनस्पति होते सड़ गल जाते थे तो ये बहुत ही मुश्किल होता था इनके बच पाने का।
यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाएंगे तो जले हुए रूप में बचे रहेंगे। अगर कोई अन्न का दाना है, लकड़ी है, अगर वो जल गए हैं तो जले हुए रूप में बचे रह सकते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी स्रोत जो शब्द है, स्रोत, इस शब्द का प्रयोग हुए पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात, यानी ज्ञात मतलब जो जानकारी मिली है उन्हें, उनके लिए स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं इतिहासकार। ठीक है। अब इतिहासकार की नहीं कहते, पुरातत्वविद तो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने वाले को कहते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत मतलब जो बीत चुकी हैं घटनाएं हैं, जैसे या कोई भी मतलब घटना है या कुछ भी है कि उन सब का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार है। स्रोत की प्राप्त होती अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का वर्णन करते जाते हैं। अब यहाँ एक शब्द देखिए, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस मतलब यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ये जो अतीत शब्द का प्रयोग है ये बहुवचन के रूप में, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान देना किया गया है। ठीक है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। यानी हर समूह के लिए इस अतीत शब्द के अलग अलग मायने। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्नताएं अलग थी। ठीक है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते हैं। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ ऐसे हुए अभिलेखों पर करते थे। ठीक है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी ये लेखा जोखा नहीं रखते थे, जिससे हमें उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन अब पुरातत्व की सहायता से हमें उनके बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है। तिथियों का मतलब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो हम वर्ष, माह, इन सब 2000 जैसे लेकर बताएंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक यानी ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से कही जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले लिखी है। ई पू के मतलब संकेत में करते हैं, यानी ईसा से पहले के रूप में। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं, वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, जो अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईपू, यानी BC का मतलब बी मतलब बिफोर, सी मतलब क्राइस्ट, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व से है। कभी कभी हम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई यानी ईस्वी, AD मतलब एनो डोमिनी लिखते हैं। ये दो शब्द ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले है। जैसे देखिए, इसमें ये हमने मान लिया, इस पर दिखाना कि ये जैसे है कि ये मान लिया ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो इसके इधर दाहिने साइड की इस साइड का सब ये सब ईसा ईस्वी में लिखा जाएगा। किसमें? ईस्वी में। ये सब ईस्वी में लिखा जाएगा और इसके पहले का जो है वो ईसा पूर्व लिखा जाएगा। ईसा पूर्व रहेगा, ऐसा ईसा पूर्व है। ठीक है। ये सब ईसा पूर्व है, इन बिफोर क्राइस्ट, और या बिफोर प्रेजेंट का ये AD है यानी ईस्वी। इसको हमने 0 मान लिया। ये यहाँ इस समय मान लो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इसके पहले का ईसा पूर्व और इसके बाद का ईस्वी रहेगा। ठीक है।
अब आप तिथि समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर जैसे उपयोगी शब्द है, ठीक है, कुछ उपयोगी शब्द हैं जैसे यात्रा हो गया। यात्रा किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो हमने दूरी तय की उसे यात्रा कह सकते हैं। पांडुलिपि हो गई जो मतलब बताती है, पांडुलिपि की मतलब ये मतलब हाथ से लिखी गई अभिलेख जो पत्थर पर खुदवाए गए। पुरातत्व मतलब सामान जो होते हैं, पुरातत्वविद जो उस सामान उस पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते, पुरातत्व मतलब सामान वगैरह हो, उस इतिहासकार जो अतीत का अध्ययन करते। स्रोत, जब इतिहासकार किसी मतलब पांडुलिपि अभिलेख से कोई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम स्रोत कहते हैं। अज्ञात लिपि का यानी जो लिपि अभी भी अज्ञात हो, यानी इसके बारे में जानकारी ना मिले। अर्थ निकालना मतलब किसी चीज़ के बारे में जब किसी चीज़ का जब हम अर्थ निकालते हैं उसे कहते हैं। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे तुम्हें पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्व से पूछना चाहो। यानी अब आप इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दें कि मतलब जैसे किसी पुरातत्वविद से आपको इंटरव्यू लेना, तो उससे आप क्या 5 क्वेश्चन पूछेंगे ये आपको बताना है, तो ये आप बता दीजिए। अब यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इसमें कहा है निम्नलिखित का सुमेल करो। सुमेल मतलब मैचिंग करो यानी मिलान करो, तो ठीक है। अब हमें देखना, अब जैसे नर्मदा घाटी हो गई, ठीक, तो नर्मदा घाटी मतलब इसका क्या करेंगे। अब जैसे नर्मदा घाटी है तो नर्मदा घाटी के आकेटक तथा संग्रहण यानी आकेट तथा संग्रहण वाले नर्मदा घाटी के किनारे बसी थी। मगध हो गया, जो मगध तो पहला बड़ा राज्य रहे। गारो पहाड़ियाँ हैं तो गारो पहाड़ियाँ जो हैं वो आरंभिक कृषि को दर्शाएंगी। सिंधु तथा इसकी सारी नदियाँ के किनारे प्रथम नगर बसे थे, और जो गंगा घाटी वो लगभग मतलब 2500 वर्ष पूर्व के नगर इसके किनारे बसे थे। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में प्रमुख अंतर बताइए, आपको बता। इस क्वेश्चन का जवाब अब आप खुद देंगे। अगर नहीं आपको पता तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब यहाँ ये देखिए ये महत्वपूर्ण तिथियाँ कि कृषि का आरंभ कब हुआ था। 8000 वर्ष पूर्व, हमने आपको बता ही दिया। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष। जब से वर्तमान कब से 2000 वर्ष पूर्व से ना, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म अभी मैंने आपको बताया 0, तो उसके पहले के ईसा पूर्व तो वर्तमान का अब से जोड़ जाए। तो बस आपका क्लासेस का हिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।